नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त हम एक अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम ने पुणे में तुकाराम मंदिर का शिलान्यास किया है और साथ ही क्रांतिकारी गैलरी का भी उद्घाटन किया है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और पुणे से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। संत तुकाराम मंदिर का शिलान्यास भी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। मी श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर यांना विनंती करतो, आपण जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिकृती प्रदान करावी। तत्पूर्वी माननीय पंतप्रधान सगुण निर्गुणाचे टाळ आणि ब्रह्ममायेच्या चिपळ्या स्वीकार करून त्याचं 1-2-3 सेकंद वादन करून यानंतर श्री नितीन महाराज मोरे देहूकर हे जगद्गुरु तुकाराम महाराजांच्या मूर्तीची प्रतिकृती माननीय पंतप्रधानांना प्रदान करतायत। तो इस वक्त लाइव तस्वीर आप पुणे से देख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने किस तरह जगतगुरु संत तुकाराम मंदिर का शिलान्यास भी किया। पुणे से इस वक्त इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। परंपरागत मराठी सांस्कृतिक अंदाज में पीएम का स्वागत यहां पर हुआ। यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया और क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें आजादी की लड़ाई जिन रणबांकुरों ने लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर किए और किस तरह का योगदान और बलिदान उनका रहा, इस क्रांतिकारी गैलरी में उस सब का प्रदर्शन होगा। वो सारी शौर्य गाथाएं होंगी। महाराष्ट्र की सरजमी से हिंदुस्तान की आजादी तक जो चिंगारी उठी, उसमें किन महान क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, उन सब के बलिदान और शौर्य की गाथा इस क्रांतिकारी गैलरी में मौजूद होगी। इसके अलावा जगतगुरु संत तुकाराम के मंदिर का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में जुमे के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक कुल मिलाकर 92 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा है और एक वीडियो के आधार पर 10 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक हिंसा और बवाल के आरोप में 70 आरोपी नामजद हैं। 5000 से ज्यादा अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। और अगर हालात की बात करें तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अटाला और करेली इलाके में कई घरों में अब भी ताले लटके हुए हैं और जानकारी के मुताबिक कई लोग पुलिस की कार्रवाई के डर से इलाका छोड़कर गायब हैं। नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। बाकी सभी कम्युनिटी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं। मुकदमा दर्ज है, 70 नामजद हैं, कुछ अज्ञात हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है या की जाएगी जो वास्तव में शामिल हैं और जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं। ऐसे लोग जो जिनको उकसाया गया, नाबालिग हैं, उन पे हम विचार करेंगे। अगर वो खराब प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो उन पे ध्यान दिया जाएगा, विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है। संगम नगरी प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद यहाँ हुए पथराव और बवाल के बाद की जो स्थिति है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग को तो दूर की बात है, गलियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग कहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज पूरी गली जो है सन्नाटा है। जुमे की नमाज के बाद से जब बवाल हुआ, बवाल के बाद जब पुलिस ने लोगों को चिन्हित करना शुरू किया, लोगों की धरपकड़ शुरू हुई, तो इसके बाद से जो मोहल्ले हैं, गली हैं, उनके घरों में जो है अब ताले लटके पड़े हैं। उसी रात से ये लोग ताले बंद करके और फरार हो चुके हैं। पुलिस जो है अब इन घरों को चिन्हित कर रही है, ऐसे घरों को देख रही है। दर्जनों ऐसे घर हैं जिसमें ताले बंद पड़े हुए हैं। ये लोग कहाँ गए हैं, क्या जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको जेल भेजा गया है, उनका इस घर से कोई तो कनेक्शन नहीं है। इसके साथ ही साथ जो है
पुलिस ये भी तहकीकात कर रही है कि जो लोग चिन्हित किए गए हैं उन लोगों का इस घर के लोगों से क्या संपर्क था, क्या ये लोग उसके अटैच में थे। इसके साथ ही जो भी लोग यहाँ पर आए थे या गए थे, जो भी किए थे, इस घर से पूरा कनेक्शन था, क्योंकि जो भी घर हैं जिसको पुलिस खुलवा रही है, देख रही है, उसमें कमोबेश महिलाएं ही मिल रही हैं, पुरुष उसी दिन से गायब हैं। तो आखिर ये लोग कहाँ गए हैं, यह घर किसका है, इसका दंगाइयों से कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस चीज़ को पुलिस अब खंगालने में लगी हुई है। ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और वहीं प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस के रडार पर 100 से ज्यादा संदिग्ध इस वक्त हैं और इन सब के मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया है। और सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान यह पता चला है कि गुरुवार रात तक 500 से ज्यादा मोबाइल सक्रिय थे, जिसको लेकर एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। बवाल में फंडिंग होने के भी इनपुट्स मिले हैं और डीएम ने बैंक ऑफिसर्स के साथ जांच में मजिस्ट्रेट को लगा दिया है। 2 मजिस्ट्रेट और 2 सीओ को यह जांच सौंपी गई है। फंडिंग की जांच करेंगे ये मिलकर। खुलदाबाद, करेली, अटाला, झलवा, अत्स, रसुइया, शाहगंज और सिविल लाइंस के 14 बैंक शाखाओं को खंगाला जा रहा है। लगभग 225 संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही है और इनपुट के मुताबिक युवाओं किशोरों को पैसे दिए गए थे। पैसे के साथ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भी भरवाया गया था। हिंसा में बाहर से भी पैसे भेजे जाने का इनपुट है। वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक प्रदेश के कुल 337 उपद्रव के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हिंसात्मक घटनाएं केवल प्रयागराज में हुई थी। कुछ जनपदों में जरूर भीड़ भाड़ एकत्रित हुई थी। अब तक इसमें 337 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए शासन स्तर से तथा पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी फील्ड के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि सभी धार्मिक गुरुओं, सिविल सोसाइटी तथा जितने भी शांति प्रिय तथा अमन पसंद लोग हैं उनके साथ विस्तृत चर्चा की जाए। उन्हें सभी चीज़ों को समझाया जाए कि जो भी चीज़, जिस चीज़ को लेके ये धरना प्रदर्शन इत्यादि लोग कर रहे हैं, इस संबंध में उसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। 3 जून को कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की 7 घंटे तक चली पूछताछ में हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी ने कई राज उगल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के लिए बाहर से टीम बुलाई गई थी। उन्नाव से उपद्रवी कानपुर पहुंचे थे और इसके अलावा कानपुर के एक बिरयानी दुकानदार ने भी फंडिंग की थी। साथ ही पत्थर इकट्ठा करने के लिए अलग से टीम बनाई गई थी, जिसने शहर की निर्माणाधीन इमारतों से पत्थर इकट्ठा किए थे। वहीं हिंसा के बाद एलआईयू की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। घटना से पहले जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें जफर हयात का नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर एलआईयू कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। तो एलआईयू की भूमिका की भी जांच होगी पूरे मामले में। उधर योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला आपको बता दें, तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। यह बड़ा फैसला लिया है योगी कैबिनेट ने, जहां पर ट्रांसफर के लिए तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। तो योगी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला किया है, तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। पंद्रह से 30 जून तक अब ट्रांसफर होंगे इस मामले में। पंद्रह से 30 जून तक ट्रांसफर्स होंगे। तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 15 से 30 जून तक अब प्रदेश के अंदर ट्रांसफर्स होंगे। तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। तो यह बड़ा फैसला लिया है योगी कैबिनेट ने प्रदेश में ट्रांसफर्स को लेके। अनामिका से इस पर अपडेट लेते हैं। अनामिका, बताइए तबादला नीति 2022 दरअसल है क्या और अब इसके तहत किस तरह ट्रांसफर हो सकेंगे? देखिए, हर साल एक सेशन को मंजूरी दी जाती है जिसमें
जो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, वो अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से और कई बार पदोन्नति के बाद भी जिले बदले जाते हैं। तो ऐसे में ये प्रावधान रहा है कि तबादला नीति के तहत 1 महीने का समय दिया जाता है, जहाँ पे कर्मचारियों को उनके मन मुताबिक या फिर नियमतः जो तबादला बनता है उनका जिस जिले में, वो उनको तैनाती दी जाती है। लेकिन कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों से ये नहीं हो पा रहा था संभव, तबादला नीति शून्य कर दी गई थी। लेकिन इस बार चूंकि 2 साल के बाद ये तीसरा साल था और इस बार कैबिनेट की बैठक में आज इस तबादला नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 15 से 30 जून तक जो तबादला है वो हो सकेगा अलग अलग विभागों में। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी मेडिकल ग्राउंड पे या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जनपद चाहते हैं अपने मन मुताबिक, जो उनको मिल नहीं पाए थे अब तक। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रमोशन हो गया था, प्रमोशन के बाद आमतौर पर जिला बदल दिया जाता है, तो वो भी नहीं हो पाया था। लिहाजा अब इस तबादला नीति को मंजूरी मिलने के बाद ये जो रूटीन प्रोसेस है, कम से कम 2 साल के बाद वो हो सकेगा इस बार। बिल्कुल, तो लोगों को अपनी वरीयता के हिसाब से अपना ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में आसानी होगी। लेकिन अनामिका, क्या ये सिर्फ महिलाओं पर लागू होगा या इसकी भी वरीयता का क्रम तय किया गया है कि आखिर किन किन को चॉइस मिल सकती है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी के लिए तो ये संभव नहीं हो सकता। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल जितने भी राज्य कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में, ये नीति उन सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उनके लिए ये नीति लाई जाती है, जहां पर वो अपने मेडिकल ग्राउंड पर या अपने जनपद के लिहाज से जब वो देते हैं, अपने ग्राउंड बताते हैं कि कारण क्या है उनका, या कई बार विभाग की ओर से भी उनके ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर किसी जिले में कोई वैकेंसी है, जगह खाली है, तो तबादला होता है, वहां पे उनके ऑप्शंस पूछे भी जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मेडिकल ग्राउंड पे खुद भी कर्मचारी चाहता है कि उसे फला जिला मिल जाए, तो ऐसे में ये संभव नहीं हो पा रहा था पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से। लेकिन इस बार चूंकि मंजूरी दे दी गई, तो ये 15 दिन दिए गए हैं कम से कम इस तबादला नीति को मंजूरी के बाद उसको अमल में लाने के लिए, जहाँ पे कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा, जहाँ वो चाहेंगे या जहाँ पे विभाग की मंजूरी होगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। उधर नोएडा में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं और इस दौरान दोनों बदमाशों को गोली भी लगी है। सेक्टर 58 में बदमाशों से हुई है ये मुठभेड़ और उनके कब्जे से लूट के कई मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से ये सभी बदमाश लूटपाट करते थे। पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों को टारगेट करते थे जो सुबह सुबह घर से बाहर सैर के लिए निकलते हैं और उनसे मोबाइल, पर्स या कुछ भी वैल्यूएबल झपट लेना, लूट लेना, ये इनका काम था। और अब पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ऐसे 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। हालांकि दोनों बदमाशों को गोली लगी है और इनके पास से लूटे गए 7 मोबाइल फोन्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इन बदमाशों से अवैध असलहा और दिल्ली से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। उधर शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है और इसी कड़ी में गाजियाबाद पुलिस ने 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया है और एफआईआर भी उन पर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर साइबर सेल की पैनी नजर है ताकि लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना आए। कार्रवाई अब तक की गई है। जनपद का सोशल मीडिया सेल के माध्यम से जो भी पोस्टर्स और जो भी बयान जो मीडिया डालता है उसका सब लगातार निगरानी करता है हम लोग। उस पर जो भी सेंसिटिविटी कंटेंट के ऊपर है उसको देखते हैं, जो कंटेंट जो शांति माहौल की व्यवस्था का बिगड़ने के लिए कोशिश होता है उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं हम लोग और जो व्यक्ति डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से लीगल कार्रवाई भी हम करता है। उसका अलावा हमारा जो अकाउंट लगातार उनका मॉनिटरिंग करता है, जो लोग इस तरह का कंटिन्यूसली बार बार इस तरह का पोस्टर डालता है उनका अकाउंट भी सीज कराया। पिछले कुछ 6 महीने के अंदर हमने 30 अकाउंट इस तरह का जो फेसबुक है और ट्विटर है, कई अकाउंट्स हमने बंद करने के लिए, उनका इनएक्टिवेट करने के लिए कंसर्न प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट भी किया है। उसके अलावा हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग जो पोस्टर्स डालने वाला का, स्टेटमेंट डालने वाला का। उधर रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे आजम खान और अब्दुल्ला आजम। आजम खान की आरपीएस पब्लिक स्कूल मामले में रेगुलर बेल पर बहस है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद निचली अदालत में रेगुलर बेल की अपील उनकी तरफ से की गई थी। आजम खान की रेगुलर बेल पर बहस, अब्दुल्ला आजम से संबंधित 2 जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मामले में भी आज सुनवाई है और इसके लिए एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुके हैं आजम खान। स्कूल मामले में उनके रेगुलर बेल पर आज यहां सुनवाई है।
झांसे में अपराध से बनाई गई संपत्तियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में शातिर अपराधी के मकान पर कोतवाली पुलिस ने मुनादी करवाकर उसे कुर्क कर दिया। इससे पहले भी इस शातिर अपराधी के एक और मकान की कुर्की हुई थी। जिला प्रशासन भूमाफिया और अपराधियों के कब्जे से जमीनों को मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार कर रहा है। और अगली खबर आगरा से है, जहां बिना लाइसेंस के चल रहा है रॉयल हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग ने अब उसे सील कर दिया है। स्वास्थ्य महकमे को शिकायत यह मिली थी कि हॉस्पिटल में लिंग जांच की जाती है। शिकायत के बाद स्वास्थ्य महकमे की एक जांच टीम हॉस्पिटल पहुंची। टीम को देखकर जिम्मेदार स्टाफ भाग खड़ा हुआ और इसके बाद यह पता चला कि हॉस्पिटल के पास लाइसेंस ही नहीं है। अब कार्रवाई करते हुए सीएमओ की टीम ने रॉयल हॉस्पिटल को सील कर दिया है और उसमें कुछ मरीज भी भर्ती थे जिन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उधर मथुरा के कोसीकला इलाके में सीएनजी पंप पर स्टोर और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। घटना दिल्ली आगरा हाईवे पर कोटवन चौकी इलाके की है, जहां दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पंप तक पहुंचने से रोका गया। उधर कौशाम्बी में राइस मिल में लगी आग। पूर्व विधायक संजय गुप्ता की राइस मिल है और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने की वजह का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कोकराज थाने के भरवारी में यह राइस मिल है। प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लिया जाए और उसके बाद कारणों की भी जांच की जाएगी कि आखिर किस कारण ये आग लगी और धीरे धीरे इस पूरी फैक्ट्री में फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई है। उधर बरेली में व्यापारी से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। बैंक के अंदर बैग से 6 लाख चोरी हो गए। बैंक में पैसे जमा कराने ये व्यापारी पहुंचा था। बैंक मैनेजर की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। फरीदपुर इलाके की यह घटना है। मुजफ्फरनगर में कई गाड़ियों से स्टंट का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने 9 गाड़ियों का चालान काटकर जुर्माने के 2 लाख रुपए वसूले हैं। घटना दिल्ली देहरादून हाईवे की है। वहीं सोनभद्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई और उससे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घटना पन्नूगंज इलाके के सिरसी गांव की है और बताया जा रहा है कि गाड़ी पनोरा से रामगढ़ बाजार जा रही थी। कुशीनगर में NH 28 पर सड़क हादसा हो गया। बस खड़े हुए ट्रक से जा टकराई। इस बस में 4 लोगों जो इसकी सवार थे उनकी मौत हो गई और 29 यात्री इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा था और जिस पर वो कंट्रोल नहीं रख पाया और उसके कारण ये हादसा हो गया। और अब खबर ललितपुर से है, जहां एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। यहां एक मासूम बच्ची को शराब पिलाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। यहां 4 साल की मासूम बच्ची को शराब पिलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और बच्ची को शराब कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही पिला रहा था। न्यूज 18 पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ना जाखलौन अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। इसमें एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची को शराब पीने की बात सामने आई थी। इस प्रकरण में लड़की की माता की तरफ से तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आरोपी पिता को जो है हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।